जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर स्थित बांके बिहारी जी का शहर यानी कि वृंदावन की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं यानी कि वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वृंदावन कैसे पहुंचना है, आपको वृंदावन में कहाँ स्टे लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे यहाँ पे होटल एकोमोडेशंस के, साथ ही साथ ये जानेंगे कि यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, वृंदावन के प्रेम मंदिर हमको कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे हमको साइट सीइंग करने हैं बांके बिहारी जी के, साथ ही साथ यहाँ पे हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं घूमने के लिए वो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस वृंदावन को घूमने के लिए या फिर मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस बांके बिहारी का शहर यानी कि वृंदावन घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब किए चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको वृंदावन कैसे पहुंचना है। दोस्तों, वृंदावन पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो वृंदावन का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है दोस्तों यहाँ का वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन, जो कि मेन मंदिर से यानी कि बांके बिहारी टेम्पल से लगभग आपकी ये 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन हो सकता है कि आपको वृंदावन रोड तक बहुत सारी कनेक्टिंग ट्रेनें देखने को ना मिले, तो आप आ सकते हैं मेजर जंक्शन पे यानी कि मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आप मथुरा तक आ जाइए। मथुरा रेलवे स्टेशन से जो वृंदावन की दूरी है दोस्तों वो आपकी लगभग 13 से 14 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन आइए, वहां से आप ऑटो टैक्सी लीजिए। ऑटो वाले यहाँ पे और ई रिक्शा वाले यहाँ पे ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे स्टेशन से बाहर आते साथ ही। तो वहाँ पे आप 40 रुपये अपना चार्ज दीजिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से और आपको वो 20 मिनट में डायरेक्टली छोड़ देगा वृंदावन के आसपास। चलिए दोस्तों, वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपको फ्लाइट से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो तो है दोस्तों आगरा का एयरपोर्ट, जो कि आपका वृंदावन से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन हो सकता है कि आपको आगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स देखने को ना मिले, तो आप आ सकते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वहां से आप 170 किलोमीटर की अपनी यात्रा बाई रोड तय करके आप फाइनली पहुंचेंगे वृंदावन। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको वृंदावन कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम वृंदावन पहुंच चुके हैं, अब हमको वृंदावन में कहां अपना होटल एकोमोडेशन लेना चाहिए, कौन सा हमारा चीपेस्ट मोड हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं होटल एकोमोडेशन की बात करूं तो वो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका यहाँ पे प्राइवेट होटल्स। दोस्तों यदि आप प्राइवेट होटल्स में रुकना चाहते हैं और आपका बजट अगर 1000, 1200, 1500 के आसपास है तो आप प्राइवेट होटल्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना स्टे बना सकते हैं। प्राइवेट होटल्स की अगर मैं लोकेशंस की बात करूं तो एक तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास प्रेम मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के पास, यहाँ पे आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा पैमाने पर यहाँ पे होटल्स आपके प्राइवेट देखने को मिल जाएंगे, वहां आप अपना स्टे बना सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो वही 1000, 1200, 1500 तक आपको एसी रूम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वह यहाँ पे आपका दोस्तों धर्मशाला का। दोस्तों यदि आप धर्मशाला या फिर इस्कॉन टेम्पल की तरफ से भी, ट्रस्ट की तरफ से भी चलाया जाने वाला इस्कॉन आश्रम बना हुआ है, वहां अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तब आपको वहां पे सस्ते से सस्ते रूम मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको 600, 700, 800 या फिर 1000 मैक्सिमम जाएगा और इस तरीके से आप अपने धर्मशाला या फिर आप किसी भी आश्रम पे, यात्री निवास पे यहाँ रुक सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट होटल्स का और दूसरा यहाँ पे आता है आपका धर्मशाला का। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको वृंदावन में खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों वृंदावन में किसी भी तरीके की आपको खान पान की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे प्रेम मंदिर से लेके आपके बांके बिहारी टेम्पल तक जो 3 किलोमीटर का फासला है, यहाँ पे ढेर सारे आपको होटल्स देखने को मिलेंगे। यदि आप यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन पे चाहते हैं तो प्रेम मंदिर के सामने कई यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ जाके आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि अगर आप जैन फूड लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मथुरा वृंदावन में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। चलिए दोस्तों अब अगली बात करते हैं कि हम वृंदावन के कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमेंगे, क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा और यहाँ पे हमारे साधन क्या होंगे इन सभी दर्शनीय स्थल को घूमने के लिए। दोस्तों वृंदावन का जो सबसे मेन मंदिर है वो है दोस्तों यहाँ पे श्री कृष्ण जी का बांके बिहारी टेम्पल। बांके बिहारी टेम्पल दोस्तों जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो बांके बिहारी टेम्पल आप पहुंचेंगे ई रिक्शा के द्वारा या फिर ऑटो के द्वारा जा सकते हैं। वहां पे दोस्तों टेम्पल तक आपकी गाड़ियां नहीं जाती हैं, यानी कि जो भी आप ऑटो रिक्शा लेके जाएंगे वो आपको टेम्पल तक नहीं बल्कि टेम्पल से आधे किलोमीटर की मेन रोड पर उतारेगा। वहां से दोस्तों आधा किलोमीटर आपको गलियों में पैदल चलकर पहुंचना पड़ेगा बांके बिहारी टेम्पल के पास और आप वहां पहुंचकर आप बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे दर्शन प्रणाली की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, चाहे आपका गोवर्धन हो, यहाँ पे कोई भी टेम्पल्स की अगर मैं बात करूँ जो कि श्री कृष्ण जी का टेम्पल है या फिर राधा रानी जी का टेम्पल है, हर एक टेम्पल दोस्तों यहाँ पे आपको 12 बजे से लेके शाम को 4, साढ़े 4 बजे तक बंद मिलेंगे, चाहे यहाँ आपका कोई भी टेम्पल हो। तो ये मान के चलिए कि आपको 12 से 4 के पीरियड पे कोई भी आपका दर्शन नहीं हो सकता, ना ही आप कोई साइट सीइंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अगर दर्शन में लग रहे हैं तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग लग जाइए, ताकि अगर भीड़ भी रहे तो 2-3 घंटे में आप बाहर आ जाइए, या फिर आप 4 बजे के बाद लगिए शाम को, ताकि आप
6, 7, 8 बजे तक अपना दर्शन कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप बांके बिहारी टेम्पल जा रहे हैं तो टाइम का जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 से 4 यहाँ पे सारे मंदिर क्लोज होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जय श्री कृष्णा राधे राधे कहते हुए हम फाइनली मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं मेन टेम्पल का आपको दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कैमरा वर्जित था, लेकिन भीड़ काफी मात्रा में होती है। तो यहाँ पे आप जाइए और अपने बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। बांके बिहारी के दर्शन करने के पश्चात दोस्तों एक और वहाँ पे नजदीक में मंदिर है जिसको बोला जाता है राधा वल्लभ जी का मंदिर। दोस्तों राधा वल्लभ जी का मंदिर भी आपको टेम्पल से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ भी आप सीढ़ियों के द्वारा चढ़ेंगे ऊपर और वहाँ जाके आप उनके भी दर्शन करेंगे। वहाँ भी आप दर्शन कीजिए और तत्पश्चात आप दर्शन करने के बाद निकल पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि आपका रहेगा निधि वन। दोस्तों निधि वन की बात की जाए तो वो दोस्तों यमुना नदी के तट के नजदीक बना हुआ है। निधि वन दोस्तों वो स्थान है जहाँ पे ये कहा जाता था कि श्री कृष्ण जी रासलीला किया करते थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आज भी वर्तमान समय पे रात में श्री कृष्ण जी यहाँ पे आते हैं और रासलीला करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि रात में एक छोटी सी पक्षी भी यहाँ पे नहीं ठहराव करती है, क्योंकि रात में श्री कृष्ण जी आते हैं और यहाँ पे अपना रासलीला करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से निधि वन को भी आप घूम सकते हैं। निधि वन में दोस्तों आप घूमेंगे तो आपको कम से कम आधे से 1 घंटे जरूर लगेंगे, क्योंकि काफी बड़ा सा प्रांगण है ये और आपको यहाँ पे छोटे छोटे उद्यान भी देखने को मिलेंगे। निधि वन के दोस्तों एक और मंदिर भी है जिसको वंशी चोरी राधा रानी जी का टेम्पल भी कहा जाता है। तो यहाँ भी इनके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों निधि वन में साइड सीइंग कीजिए और साइड सीइंग करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका राधा रमण मंदिर। दोस्तों राधा रमण मंदिर जैसे आप निधि वन से एग्जिट आएंगे तो वहां से मान के चलिए कि आपको लगभग 500 मीटर की दूरी पे स्थित ये आपको राधा रमण जी का मंदिर मिलेगा। यहाँ भी आप दर्शन करने जाइए। यहाँ पे भी दोस्तों आपके श्री कृष्ण और राधा जी का यहाँ पे टेम्पल है, तो यहाँ भी जाइए, यहाँ भी मत्थे टेकिए, जय श्री कृष्णा राधे राधे हरे कृष्णा कहते हुए मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात उसी के साथ ही लगा हुआ एक और टेम्पल है जो कि 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां भी आप जाइए, वहां भी दर्शन कीजिए, जो कि रहेगा आपका हमारे राम अवतारी रघुनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ भी आप जाके दर्शन कीजिए, जय श्री राम कहते हुए मंदिर में प्रवेश कीजिए, दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात मंदिर प्रांगण से बाहर आके निकल पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका दोस्तों माता वैष्णो देवी का मंदिर। दोस्तों माता वैष्णो देवी का मंदिर वृंदावन में भी है, जो कि अभी रिसेंटली इसको बनाया गया है। काफी बड़े प्रांगण पे ये बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, जो प्रेम मंदिर से जो वैष्णो देवी की दूरी है दोस्तों, ये लगभग आपकी 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आप प्रेम मंदिर से वहां से ई रिक्शा लीजिए, 10 रुपए का आप ऑटो रिक्शा पकड़ के आप फाइनली पहुंचेंगे यहाँ पे वैष्णो देवी जी के मंदिर पे। दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर जैसे आप गेट से अंदर आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का बैग, पर्स, मोबाइल, कैमरा ये सब अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो इस चीज को आप बाहर रख दीजिए, लॉकर बने हुए हैं वहां पे आप रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो काफी विशाल प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है माता वैष्णो देवी जी की, जो कि शेर के ऊपर सवारी करती हुई है। तो यहाँ पे आइए, इनके भी दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात घूम फिरने के बाद आप अब शाम के वक्त बढ़ चलिए अपने नेक्स्ट साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों इस्कॉन टेम्पल में ज्यादातर लोग फॉरेनर्स आते हैं, टर्की के लोग आते हैं, इटालियन लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप भी जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर टाइम की बात की जाए तो ये भी आपका दोस्तों 12 से 4:30 टेम्पल क्लोज होता है। तो यहाँ पे आप अंदर प्रवेश कीजिए। शाम के वक्त में अगर आप इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो यहाँ पे लाइटनिंग होती है, इसलिए मैंने इस्कॉन टेम्पल को अपने जो भी साइड सीइंग है उसको मैं सेकंड हाफ में रखा हूँ। फर्स्ट हाफ में आप टेम्पल वाले पार्ट्स कर लीजिए और सेकंड हाफ में दोस्तों आप इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर कर सकते हैं। इसलिए मैं अगर आप शाम 4 से 4:30 बजे के बाद जाएंगे तो आप इस्कॉन टेम्पल को कवर कीजिएगा। तो आप जैसे मंदिर में यहाँ पे प्रवेश करेंगे इस्कॉन टेम्पल में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कृष्ण राधिका जी की भी टेम्पल देखने को मिलेगी, विष्णु जी के भी यहाँ पे आपको स्टैचू देखने को मिलेगी। इन सब के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। और यहाँ पे दोस्तों कुछ नृत्य होते हैं फॉरेनर्स के द्वारा, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल्चरल शो होते हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ समय दे सकते हैं। और इसके बाद आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ और लास्ट साइड सीइंग की तरफ, जो रहेगा आपका प्रेम मंदिर। दोस्तों प्रेम मंदिर को जगत कृपालु जी महाराज ने इसको निर्माण किया था और जगत कृपालु महाराज ने ही आपके बरसाना के कीर्ति मंदिर का भी निर्माण किया था। तो हम बरसाना की अभी आज बात नहीं कर रहे हैं, आज हम वृंदावन की बात कर रहे हैं। तो ये आप प्रेम मंदिर में प्रवेश कीजिए। प्रेम मंदिर में दोस्तों शाम के वक्त में काफी ज्यादा पैमाने पे भीड़ हो जाती है। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पे धक्के मुक्के भी यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। यहाँ पे आपको चेकिंग होकर ही आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों आपको बड़े कैमरे अलाउ नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल आप फोन के माध्यम से ही आप अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कैमरे हैं तो आप बाहर डिपॉजिट करवा दीजिए और उसके बाद मंदिर में प्रवेश कीजिए। प्रेम मंदिर में भी दोस्तों आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे इसका प्रांगण काफी बड़ा बनाया गया है और शाम के वक्त की लाइटनिंग तो लाजवाब होती है। तो यदि आप प्रेम मंदिर जा रहे हैं तो आप शाम के वक्त ही विजिट कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ की जो लाइटनिंग है वो भी आप देख पाएं और साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ चीज़ों का निर्माण किया गया, मॉडल बनाया गया है, तो उन सब चीज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि श्री कृष्ण जी बालक अवस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगी पर उठा लिए थे, उनका भी यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत तरीके से इसको निर्माण किया गया है।
तो इस तरीके से प्रेम मंदिर को भी एक्सप्लोर कीजिए और अपने साइट सीइंग को आप यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल या नंदगांव इन सब साइट सीइंग को करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए, यानी कि हम कौन से समय पे आएँ जहाँ पे हमको ज़्यादा क्राउड देखने को ना मिले। तो दोस्तों, यदि आप क्राउड नहीं चाहते हैं तो आप 3 से 4 पर्व को छोड़ दीजिए और आप कभी भी आइए, आपको मथुरा वृंदावन में ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं वो 3 पर्व की बात करूँ दोस्तों, तो पहला है आपका दोस्तों, यदि आप होली के टाइम पीरियड पे आते हैं तो यहाँ पे लाखों की तादाद पे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे मथुरा वृंदावन की होली खेलने, तो इस समय पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। दूसरा आपका दोस्तों, जाहिर सी बात है, कृष्ण जन्माष्टमी में भी यहाँ पे इस कान्हा नगरी में भीड़ रहेगी, तो कृष्ण जन्माष्टमी में भी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और भीड़ क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ होटल्स के टैरिफ भी डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर लास्ट पीरियड की बात करूँ दोस्तों, तो वो है आपका होली का या फिर आपका न्यू ईयर का टाइम। इस टाइम पे पीरियड में भी दोस्तों जो वीकेंड्स होते हैं, फेस्टिवल होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज आप इन सब मेन पर्व को छोड़ देंगे तो आप कभी भी आ जाइए, आपको मथुरा वृंदावन में ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगेगा भी तो 1-8 घंटे आपको दर्शन में लगेंगे और आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि आपको मथुरा वृंदावन में बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए और आप किस तरीके से इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वही अगर मैं बात करूं कि वृंदावन को घूमने के लिए हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आप अगर वृंदावन घूम रहे हैं या फिर अगर आप मथुरा वृंदावन घूम रहे हैं तो आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बना सकते हैं, क्योंकि 1 नाइट 2 डेज में आप आराम से मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर आप एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो 2 नाइट 3 डेज भी कर लीजिए और साथ में गोकुल भी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सारे साइट सीइंग कर सकते हैं। अगर आप मथुरा की वीडियो, गोकुल की वीडियो और नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, या आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, वहाँ भी आप जाके अपनी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वृंदावन घूमना चाहते हैं तो 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाइए और आप पहले दिन आइए और पहले दिन कुछ टेम्पल्स वाले पार्ट्स कर लीजिए। अगले दिन बचे हुए साइट सीइंग और प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल को कवर करके आप शाम के वक्त अपनी अपनी वापसी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि 2 दिन पर्याप्त है वृंदावन को घूमने के लिए, और अगर आप मथुरा वृंदावन सभी पैच पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन का ट्रिप बना लीजिए, आप सारी साइट सीइंग कर लें। तो दोस्तों, ये रहा आपका मथुरा वृंदावन का कि आपको कितने दिन का ट्रिप बनानी थी। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं हम कि हमको इस मथुरा वृंदावन घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यदि आप मॉडरेट होटल में रुक रहे हैं, खान पान भी आप नॉर्मल कर रहे हैं और आप ये ई रिक्शा से कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई पैकेज नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 से 1500 रुपये आएगा यदि आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं। तो आप 1000 से 1500 रुपये देंगे एक व्यक्ति का और आप अच्छे तरीके से मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल होने वाले वृंदावन में खर्चे की बात की है, जिसमें से आपका होटल एकोमोडेशंस, खाने पीने के खर्चे और जो भी आप दर्शनीय स्थल घूमेंगे उनके ऑटो रिक्शा के जो फेयर लगेंगे उन सब की अगर बात की जाए तो 1000 से 1500 रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा और आप इन सभी दर्शनीय स्थल को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका मथुरा वृंदावन का एक संपूर्ण वर्णन।